नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर यह कहा है कि साफ तौर पर कि पहले चुनाव होंगे, परिसीमन आयोग की रिकमेंडेशन आने के बाद चुनाव होंगे और उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आपको बताते चले, आल पार्टी मीट जब हुई थी पहली मरतबा जम्मू कश्मीर में, जब 5 अगस्त 2019 के बाद स्टेग्नेशन लग गया था, स्टेग्नेशन सी आ गई थी राजनीति में, उसके बाद जब आल पार्टी मीट हुई थी तो उस आल पार्टी मीट में सर्वसम्मति से ये कहा गया था कि आप स्टेटहुड का दर्जा दें और उसके बाद इलेक्शन कराएं तो बहुत बेहतर होगा, उसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सुरेंद्र सिंह बंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ साथ डॉक्टर आशीष चौधरी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन शर्मा सीनियर बीजेपी के लीडर है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले हम आपको बताते हैं कि आज पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट इसलिए किया, उनको लगता है कि जैसे किसानों संबंधी 3 कानून को वापस लिया गया है, वैसे ही 35 और 370 भी वापस आ सकता है। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों ने इसका आगाज किया था और आपको बताते चले कि महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, वो हम आपको बताते हैं। एक मुस्लिम रियासत थी, मगर उन्होंने हिंदुस्तान के साथ इसलिए हाथ मिलाया कि एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख सब इकट्ठे रहते हैं जिस तरह जम्मू कश्मीर में रहते हैं। तो हमारी सुरक्षा का वादा किया था जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, गांधी जी ने कहा था कि मुझे कश्मीर से किरण नजर आई रोशनी की। तो आज हमारे कश्मीर को गोडसे का कश्मीर जब बनाया जा रहा है तो हमारे मुल्क के लोग तमाशा क्यों देख रहे हैं? कश्मीर की सड़कें खून से लथपथ है, कश्मीर में मासूमों का खून बहाया जा रहा है, कश्मीर को गोडसे का कश्मीर बनाया जा रहा है और हमारे मुल्क के लोगों को गलत इत्तला दी जा रही है, गलत खबरें बताई जा रही। कश्मीर में सब ठीक ठाक नहीं है। कश्मीर में लोग बाहर निकलते हैं, उनको गोली मार दी जाती है, जो बच जाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। कश्मीर एक जेल बन चुका है, हमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, वहाँ प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है। इसलिए हम यहाँ आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क के लोगों को बता रहे हैं, उनको खबरदार कर रहे हैं कि अगर आप अभी नहीं जागोगे तो महात्मा गांधी के हिंदुस्तान को गोडसे का हिंदुस्तान। चंद्रमोहन जी, सवाल आप ही से हम पूछते हैं। बार बार हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये था, जब 2 सीटें थी तब भी मैनिफेस्टो में टॉप प्रायोरिटी पे था कि 370 को हटाना है। और ये अच्छी बात है, इस बार आपके पास 303 सांसद चुनकर के आए, आपके पास पूर्ण बहुमत था। लेकिन क्या आपके मैनिफेस्टो में ये था कि स्टेट को यूटी बनाना है? क्यों एक डिविजनल कमिश्नर को नायब तहसीलदार आपने बना दिया है? अब यही सवाल बार बार उठ रहा है कि जब तक स्टेटहुड का दर्जा नहीं देंगे तब तक ये इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब आपको ये लगता है या बाकी लोगों को ये लगता है कि यूटी बनाने से इसका दर्जा कम हो गया, ये सोच में गलत बात है। आपको याद होगा जब देश आज़ाद हुआ तो दिल्ली फुल स्टेट थी और चौधरी ब्रह्म प्रकाश इसके चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जी। हालात ऐसे बने कि जवाहरलाल नेहरू ने खुद ही उस स्टेट को डिज़ोल्व किया और यूनियन टेरिटरी बनाया। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है, यहाँ के हालात इस तरह के थे कि हमने स्टेट्स, जब फुल फ्लैश स्टेट्स थी, जब तब के हालात देखे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ मिलिटेंसी को फैलाया जा रहा था। जो स्टेट का ऑपरेटर्स था वो पूरा शेल्टर देता था उनको, किस तरह जंगलात की ज़मीनों पर कब्जे हुए, किस तरह स्टेट लैंड पर कब्जे हुए, किस तरह ह्यूमन क्राइम मच गया। आपको सही ढंग से यूटी बनाने नहीं है। आपने देखा किस तरीके से माइनिंग का क्या हाल हुआ, लीकर पॉलिसी आपकी क्या कहती है, जो रिलायंस के स्टोर यहाँ पे बंद है। आम पब्लिक, जम्मू के लोग जिन्होंने दिल खोल के भाजपा का समर्थन किया था, कल्पना भी नहीं की थी भारतीय जनता पार्टी ने इतनी विधानसभा की सीटें दी, लेकिन उनको भी तो नुकसान हुआ। आज वो ट्राई कर रहे हैं। नहीं, ये जो घटना बता रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट जब फुल फ्लैज गवर्नमेंट थी, अब स्टेट तब भी तो होती थी, उसमें नई बात कोई नहीं है। लेकिन कितनी ज़मीन हमने खाली करवाई, कितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट नए आए। अब जो नेता बोलते हैं कि 370 के बाद कुछ नहीं मिला, मेरे ख्याल में जब नगरोटा से रोड क्रॉस करते हैं तो बाईं तरफ घूंघट निकाल लेते हैं। आपके पास IIM वहाँ है, IIT वहाँ है, इससे सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे है और एम्स यहाँ पे है और कितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट और भी आ रहे हैं, वो भी देखिए। लेकिन ये जो एक बात आप कह रहे हैं ऐसे, जिसको आप
गलत कह रहे होंगे, लेकिन ऐसा तो स्टेटहुड में भी होता रहा जी। ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन एक एफर्ट तो हुई है कुछ चीज़ें ठीक करने की। कुछ स्कैम स्कैंडल वगैरह जो थे वो उनको पकड़ा जा रहा है, इंक्वायरीज हो रही हैं, केसेस चलान पेश किए जा रहे हैं, तो कुछ तो मामला साफ हो रहा है। ये मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली स्टेटहुड तो आनी ही है, ये टेम्पररी फेज है, क्योंकि डेमोक्रेसी में स्टेटहुड ही होगी। लेकिन ये जो टाइम है, समझ लीजिए कि हम आईसीयू में स्टेट को रखा हुआ है, जब तक सेहत ठीक नहीं होती थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे। सिंह बंटी जी, इनका कहना है, चंद्र मोहन जी का कहना है कि आईसीयू में रखा हुआ जब तक सेहत ठीक नहीं होती है यूटी की, तो तब तक इनको आईसीयू में रखा जाएगा, उसके बाद फुल फ्लेज स्टेट बनाई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बंटी, आपको नहीं लगता है कि अगर स्टेटहुड का दर्जा पहले मिले और इलेक्शन बाद में हो, पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज तक जम्मू कश्मीर हो या पूरे देश का कोई भी भाग हो जी, जो ये 5 अगस्त 2019 को ये फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया जी, उस फैसले पे सब लोग हैरान परेशान हैं। राइट। जहाँ तक 370 हटाने की बात है, वो तो बात किसी हद तक गले उतरती है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था ये जी, तो उन्होंने अपना एजेंडा पूरा करने के लिए 370 को हटाया, जिसका इस्तेमाल बखूबी उन्होंने पूरे भारतवर्ष में चुनाव प्रचार के लिए और अपने सियासी मकसद के लिए किया। उसके पीछे सिर्फ और एक सिर्फ सियासी मकसद जो है वो सामने नजर आता है। जहाँ तक बात है स्टेटहुड को, इसको जो स्टेट को इन्होंने डिमोट करके, जैसा आपने कहा, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, जैसा कि पहले भी हमने कई चर्चाओं में इस पर डिस्कशन किया है जी, कि आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी स्टेट को डिमोट करके यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। आपको पता होगा कि जितनी भी हमारी अर्स्टवाइल यूनियन टेरिटरीज, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं आज, ये सब कभी यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी। विद इन पैसेज ऑफ टाइम इनको प्रमोट किया गया और एक एक करके सबको बना दिया गया यूनियन टेरिटरी से स्टेट। और भी गोवा भी है, दिल्ली भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से स्टेट को डिमोट करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया? वो साफ पता चलता है कि केंद्र की सरकार का होमवर्क जम्मू कश्मीर के ऊपर है, वो होमवर्क प्रॉपर नहीं था। और जब 370 तोड़ा गया और यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब बड़ी बड़ी बातें की गई। देखिए जी कि 370 जो है वो ही मेन वजह है मिलिटेंसी की, वो ही मेन वजह है बेरोजगारी की, वही मेन वजह है यूथ की एलिनेशन की, और वही एक तरह से मदर ऑफ ऑल एविल्स जो है वो 370 था। आज 3 साल पूरे होने को आए, आपने 370 भी तोड़ा, आपने यूनियन टेरिटरी स्टेट को डिमोट करके बना दिया। आज चंद्र मोहन जी बैठे हैं, मेरे सीनियर कलीग हैं मेरे, हम इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं विद ऑनर्स विद आपको पूरे विद रिगार्ड ही पूछना चाहूँगा सर कि ऐसी कोई एक बात आप बता दीजिए कि 370 तोड़ने के बाद जो भी बयानबाजी की गई, जो बड़े बड़े दावे किए गए कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमने हिंदुस्तान के साथ मिला दिया 370 तोड़ के और यूनियन टेरिटरी हमने बना दिया, अब जम्मू कश्मीर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप बताइए, क्या मिलिटेंसी में कोई फर्क आया? मिलिटेंसी बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ी है मिलिटेंसी। क्या जो सिलेक्टिव किलिंग्स हैं क्या वो बड़ी नहीं है? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई जम्मू कश्मीर के अंदर? क्या यूथ का एलिनेशन खत्म हो गया? आज जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी समस्याएं आज है जितनी शायद 2 साल पहले या 20-30 साल की मिलिटेंसी में नहीं रही। आज हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर जो है वो पिछड़ा है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो लेवल ऑफ लाइवलीहुड वो हो, जो अर्न करने का जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हुए, चाहे हमारा लेवल ऑफ लिविंग हो, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हो। हर जगह जम्मू कश्मीर का ग्राफ जो है वो 3 साल में बिल्कुल नीचे आया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर इतना अनरेस्ट, इतनी यूथ के अंदर जो है वो एक एलिनेशन की फीलिंग आ गई है कि कश्मीर संभाग तो छोड़िए, अब जम्मू संभाग जो है जिसपे भारतीय जनता पार्टी जिस जम्मू को अपना कर्म भूमि समझती रही है, जिस जम्मू की वो बड़ी बड़ी बातें करती रही है, आज उस जम्मू के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की इतनी जबरदस्त इनके खिलाफ एक वेव है। यही एक वजह है कि आज पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करने की पोजीशन में नहीं है बीजेपी। डॉक्टर आशीष से जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन शुरू कर दिया है कि 35 से और 370 की वापसी हो सकती है, जैसे किसान कानून की हो। लेकिन कांग्रेस एक ही स्टैंड है कि कांग्रेस का कि पहले स्टेटहुड हो, उसके बाद जो चुनाव करवाए जाएं।
क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक जम्मू कश्मीर जनता की बरगला रहे हैं जनता को? अब देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सबका अपना पक्ष रखने का पूरा हक है जी। वो रख रहे हैं, इसमें उनका अपना मैटर है, वो जिस हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहें। पर यहाँ दो बातें सोचने की हैं और समझने की जो सबके सामने है। एक तो ये सारा मैटर जो 370 को लेकर के है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है, सब जुडाइज है। और दूसरी बात ये है कि जो ये होना है, जो करंट पार्लियामेंट है, इसने तो रिवोक किया है 370 को, तो अब काम उस तरफ, उस दिशा में होना चाहिए कि कोई और पार्लियामेंट जो है वो इलेक्ट होके कोई और मैंडेट आए देश में जो 300 से ज्यादा हो, तो तब इस मुद्दे पे वो सरकार निर्णय लेगी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया निर्णय लेगा। वो कौन पार्टी मैंडेट लेके आ सकती है? मैंडेट लेके क्यों नहीं आ सकती? बीजेपी 2 सांसद वाली पार्टी थी और आज 303 पे है। कांग्रेस एक इतनी 400 कुछ पे पहुंच के और आज फटीज में है। तो ये स्थितियां बदलती रहती हैं। ये डेमोक्रेटिक बड़ा देश है, इसमें कुछ भी हो सकता है और होगा। यकीनन बीजेपी के जो गलतफहमी जिसमें बैठी है बीजेपी, ये मुझे लगता है थोड़ी देर में इनको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये हाई हेडनेस कैसे चलती है। तो इसमें अगली बार हो तो ये इश्यू जो है अभी जैसे पीडीपी ने संकेत दे दिया कि कांग्रेस पार्टी एटलीस्ट 300 सीटें नहीं ले सकती मौजूदा पोजीशन में। नहीं, वो उनका रेफरेंस किसी और में, वो ओवरऑल बात कर रहे थे, ओवरऑल सिनेरियो की डिस्कशन कर रहे थे। बट उसके पहले जो मैं बात करना चाहता था वो ये है कि महबूबा मुफ्ती जी की अभी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था जी, बड़ी अच्छी बात है, अब वो प्रदर्शन करें, सब कुछ करें। पर सवाल ये है कि क्या ये वही महबूबा मुफ्ती है जो कहती थी कि देश तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई जम्मू कश्मीर में बाकी नहीं बचेगा जी अगर 370 तोड़ दिया गया? तो ये एक फिक्स्ड मैच की तरह जो दो आइडियोलॉजीज हैं, हार्ड लाइन, एक बीजेपी की और एक महबूबा जी की, या ऐसे और भी लीडर्स की, ये जब टकराती हैं तो देश का अच्छा विकास, अच्छी बात नहीं होती है। और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में भी जो 370 हटा, उसमें बहुत सारा क्रेडिट जो है वो रीजनल लीडर्स को जाता है और कश्मीरी लीडरशिप को जाता है, जिस तरह से वो बारहा एक इतने बड़े देश को प्रवोक करते हैं और वहां एक ऐसे लोग बैठे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं सत्ता में इस वक्त, और उनको दे हार्डली केयर। वो जम्मू कश्मीर के लोगों का कोई भला जो है ये सरकार नहीं करती है। ये सरकार इसलिए निर्णय लेती है कि बाकी देश में इसको कैसे बेचना है, और यूपी में क्या फायदा होता है, बिहार में क्या होता है, सेंट्रल इंडिया में क्या होता है, रेस्ट ऑफ द इंडिया में क्या होता है, उसके हिसाब से फैसले होते हैं। जम्मू की हम बात करें, आपने भी बात की, वो जम्मू जो बीजेपी के शाना बशाना खड़ा होकर इतना भारी बहुमत से उनको जताया, 25 सीटें दी, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 जताए। तो आज की डेट में जम्मू के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आप इंडस्ट्रीज का देखिए, आप लिक्विड माफिया पूरा का पूरा, हमारा जो यहां बेरोजगारी 20,000 लोग उसके साथ जुड़े हुए थे वो चले गए। आप सैंड जो माइनिंग माफिया जिसको कहते हैं उसकी बात कर लीजिए, इनके अपने एमएलसीज जो है उनके बयान जो रिकॉर्ड में, तो जो बेरोजगारी है, जिन प्रोजेक्ट्स की बात मेरे सीनियर साथी यहां बीजेपी से कर रहे थे, वो दोनों प्रोजेक्ट तो पिछली सरकार में लैंड भी आइडेंटिफाई हो चुकी थी, आईआईएम भी और आईआईटी भी। एम्स जम्मू के लोगों के लिए लड़के लिया, लाठियां खा खा के लिया, और इसमें बीजेपी ने रिंग रोड का एक प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूशन में वो आया, मगर उसका भी डीपीआर पहले तय था। तो नया होगा एक कटरा से, जो अमृतसर से कटरा को 6 लेन एक्सप्रेस होगा, वो बीजेपी को हम उसका क्रेडिट देते हैं। जितने टनल, जितने फीते काटे गए हैं वो पिछली सरकार के हैं, वो यूपीए के और उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम के। क्या इतनी मतलब क्या ये कहीं पॉइंट ऑफ डेलिब्रेशन को नहीं रखा हुआ है आपने कि मजबूर करेंगे इनको कि कहीं स्टेटहुड की डिमांड करें, और जब उनकी डिमांड मान ली जाए तो अच्छी तरीके से इलेक्शन लड़ सकें? क्या पहले स्टेटहुड नहीं दी जा सकती है? इसमें कौन सा ऐसा बैरियर है? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। पहले जो इन्होंने कहा डिमोट, ये डिमोशन वर्ड गलत यूज कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कोई और स्टेट की मिसाल दीजिए। मैं अपनी बात दिल्ली से स्टार्ट की थी। दिल्ली वाज फुल फ्लैश स्टेटहुड, चौधरी ब्रह्म प्रकाश वाज चीफ मिनिस्टर, और बाद में उसको यूटी बनाया गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूटी बनाना कोई डिग्रेडेशन नहीं होती। इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट पोलिटिकली कौन सी जगह है? दिल्ली यूटी है। तो यूटी बनाने से उसको छोटा स्टेटस होगा, ये नहीं, एक ट्रीटमेंट है। और हमेशा जब कोई क्राइसिस आता है स्टेट के अंदर तो गवर्नर रूल लगता है, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि पावर्स जो है लैंड की और लॉ एंड ऑर्डर की, वो सेंट्रल होम मिनिस्टर के पास आती हैं। इस वक्त उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि जो इकोसिस्टम था यहाँ मिलिटेंसी के लिए, मिलिटेंट तो दिखाई देते थे, लोग मारे जाते थे,
लड़ाई होती थी, लेकिन जो उनके सपोर्टर्स थे, जो उनको मॉरल, टेक्निकल और मॉनेटरी सपोर्ट करते थे, आज वो भी चिन्हित हो रहे हैं। आप सोचते हैं कि स्टेट जैसे पहले थी ऐसा कभी हुआ नहीं होता था, नहीं होता था, ऐसा कभी नहीं होता। सिलेक्टिव किलिंग अभी 4-5 सिलेक्टिव किलिंग को देख के आपने 2.5 साल में जब मिलिटेंसी को कर्व किया गया, मिलिटेंसी को दबाया गया, उसको 2, 3, 4, 5 किलिंग के साथ नहीं जोड़ सकते आप, अभी भी चल रहा है, उसके साथ जोड़ नहीं सकते आप। 2.5 साल के अंदर जो जिस तरीके से मिलिटेंसी की कमर तोड़ी गई, उसको आप आंखें बंद कर सकते हैं, वो आंखें बंद नहीं कर सकते, उसका बेसिक तोड़ दिया गया और ईयर मार किए गए और आप साथ उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, और अगर मतलब ये पहले हुआ होता तो ये यूट्यूब बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपने कभी किया ही नहीं ऐसा। आपके होते हुए तो मिलिटेंसी को एनकरेजमेंट मिलती थी। आप तो आपके नेता को आर्मी और पुलिस को गली का गुंडा कहते थे, आपके नेता आर्मी के कमांडर जी को गली का गुंडा कहते थे, और आप लोग आर्मी को पुलिस को डिमोरलाइज करते थे। और आपके जाने के बाद आज पुलिस के हौसले बड़े हैं और वो काम करके दिखा रहे हैं, सब जगह काम करके दिखा रहे हैं, चीजें सामने आ रही है। ये सिलेक्टिंग किलिंग जो है, ये 2-4 केस देके अब 2.5 साल की जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मेहनत है उसको नकारा नहीं कर सकते। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं, बहुत ये कहा गया था कि इसमें बाइकआउट होगा, ये होगा, लेकिन तब भी 51% वोट पोल परसेंटेज अभी भी होंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि असेंबली इलेक्शन 2014 में जब ये कहा गया था बाप बेटे को रोकना है, और इधर से कहा गया था कि बीजेपी को किसी भी तरीके से रोकना, उस दौरान भी 65.9% पोलिंग हुई थी। 2008 को हमें याद होगा, 2008 में लैंड रो हुआ था, पोलराइजेशन बड़ी ज्यादा हुई थी, 61.16% पोल परसेंटेज रहा था। 2002 में मात्र 43%, और 1996 में 53.92% जो है पोल परसेंटेज रहा था। तो बंटी जी, क्या आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा पोल परसेंटेज में? जैसे जो लोग डिमांड्स कर रहे हैं कि पहले स्टेटहुड होनी चाहिए और उसके बाद ही इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी हिंट दिया था कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं शायद वो इस बात पर इलेक्शन ना लड़े कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिल जाता। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो जैसे शर्मा साहब ने कहा कि ये जो हम डिमोशन वर्ड हमने यूज किया, ये डिमोशन वर्ड ठीक नहीं है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको इसमें चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल पता है क्या रहेगा? यूटी के जो चीफ मिनिस्टर होंगे और मिनिस्टर होंगे उनका प्रोटोकॉल क्या होगा? यही वजह है कि आज एक्स चीफ मिनिस्टर जो है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो इलेक्शन लड़ने के मूड में इसलिए नहीं है कि प्रोटोकॉल जो है चीफ मिनिस्टर का जो भी कहा जा रहा है, प्रोटोकॉल प्रायोरिटी नहीं है, लोगों की बेहतरी प्रायोरिटी है। सर देखिए ना सर, बेहतरी कैसे करेंगे जब भाजपा वालों को प्रोटोकॉल चाहिए, बाकियों को भी चाहिए ना सर। प्रोटोकॉल बाकियों को भी चाहिए। सर मोदी जी शायद सबको कुछ चाहिए कह रहे हैं, तो ये बड़ा वेग आर्गुमेंट है कि प्रोटोकॉल नहीं है। सर प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है, मैं वही बात कर रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ, आपने कहा रॉन्ग वर्ड यूज किया सर। उसमें मिनिस्टर्स का और चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल जो है वो दैट इज इवन लोअर देन दी एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। चलिए सर, आपके लिए माइनर इशू होगा। दूसरा, आपने कहा कि स्कैम्स जो पहले हुआ करते थे वो स्कैम नहीं हुए। क्या आप बताएंगे दर्शकों को कि कौन सा ऐसा स्कैम है जो पिछली सरकारों में हुआ, जो अभी आकर के बंद हुआ? तो जेकेसीटीए का कभी होना ही नहीं। ठीक है, वो कोर्ट में है, आप वकील हैं, आप कितने स्कैम है सर, अभी रोज के रोज निकल रहे हैं। आपने सिर्फ प्रोपेगेंडा किया, कितने नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाएंगे ना, टाइम लगता है ना सर, हो जाते हैं 7 साल में जुडिशियल सिस्टम होता है। सर, मैं विद ड्यू रिगार्ड्स आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, जरा उस पर भी रोशनी डालिए। क्या सत्यपाल मलिक साहब जो फॉर्मर गवर्नर थे, उन्होंने नहीं कहा कि यहाँ पर जेड के बैंक एम्प्लॉयमेंट में स्कैम किया? आपके एमएलए ने और पीडीपी के एमएलए ने अपने लोगों को बैकडोर एंट्री दी? क्या गवर्नर मलिक साहब ने ये नहीं कहा कि एम्प्लॉइज इंश्योरेंस का जो स्कीम आई थी उसमें रिलायंस को आउट ऑफ वे आपने ठेका दिया? क्या वो स्कैम नहीं है? ये बात नहीं होती कि दूसरा करे तो स्कैम है। आपके तो गवर्नर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, उन्होंने भाई बी गवर्नर ये कहा,
और गोवा में कहा कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हुआ और मैंने उसको रोका। आज तक उसका क्या हुआ उस स्कैम का? आप स्कैम्स के फेवर में बोल रहे हैं कि होने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी सरकार में जब स्कैम हुआ उसका क्या किया? वो तो गवर्नर साहब ने माना, वो तो गवर्नर साहब ने खुद कहा कि स्कैम हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट का उसने पकड़ा, ठीक है। तो जनाब आपने क्या लिस्ट, क्या आपने वो लिस्ट कैंसिल की? क्या आपने वो लिस्ट कैंसिल की? नहीं हुई ना, नहीं हुई तो क्या कार्रवाई हुई? इंश्योरेंस कैंसिल हो गई ना। और जनाब जिन लोगों ने किया उनके ऊपर क्या कार्रवाई की आपने? जो बाकी लोग करते हैं आप तो उनकी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, लेकिन जो आपके लोग करते हैं उनका क्या किया आपने? ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है, मैं उनके नाम यहाँ लेना पसंद नहीं करूंगा, जनाब अच्छा नहीं लगेगा। मेरा सवाल ये था कि पोल परसेंटेज कम तो नहीं होगी? देखिए बात ये है, ये जो MHN कल होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने पहले ही डिसाइड किया है, बेसिकली ये इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये भांप चुकी है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात अब इलेक्शन के बाद होने वाले हैं उससे वो पहले ही भांप चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अब वो वर्चस्व पहले जैसा नहीं रहा और जो उनकी परफॉर्मेंस में बुरी हालत इस बार होने वाली है वो उसको भांप चुके हैं। अगर उनको आज ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी के विन विन सिचुएशन में है 50% भी, वो पहले ही इसको डिसाइड करेंगे। इलेक्शन के बाद क्यों? इलेक्शन के बाद स्टेटहुड क्यों? पहले क्यों नहीं? यूटी के मैं कहता हूं पहले क्यों नहीं सर? असेंबली जो बनेगी उसका डर नहीं है बीजेपी को। अगर लोग खिलाफ हैं तो वहां भी तो खिलाफ होंगे। मैं इलेक्शन आ रहा है, आप अगर इसकी स्टेटहुड रिस्टोर कर रहे हैं तो 3 साल में आपने ऐसा क्या कमाल कर दिया जो 3 साल पहले नहीं था? आप लोगों फिर सवाल आपके ऊपर उठता है कि आपने स्टेटहुड तोड़ी क्यों? अगर तोड़ी तो फिर दे क्यों रहे स्टेटहुड? इसका मतलब है आप ये बात मानते हैं कि स्टेटहुड छीन के आपने गलती की, जो गलती अब आप ठीक करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी कहा गया था, डेमोक्रेसी की डिमांड है, पर सर उसका कारण क्या है? ऐसा क्या ठीक कर दिया जो गलत था? अभी ये भी तो बताए ना, ये चीजें सामने आ रही है, हमने ठीक कर दी। धीरे सब सामने आएंगी चीजें। डॉक्टर साहब, डीडीसी के इलेक्शन होते हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है और तब अच्छा परफॉर्म करती है जब यूटी भी बनी होती है और 370 भी हटा होता है, 35A भी हटा होता है। आपको क्या लगता है? देखिए यूटी जो डीडीसी के इलेक्शन हुए थे वो तो बीजेपी का प्लान ये था कि मैं ही अकेला रेस में दौड़ूं और मैं ही नंबर 1 पे हूं। बाकी एक ऑल ऑफ सडन घोषित किए चुनाव और उसके बाद सब पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे पुश किया कि ये बाइकआउट ही कर ले तो बेहतर है। वो तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड आ गई और उन्होंने चुनाव लड़ लिया। उसके बावजूद भी बीजेपी जो क्लेम करती है वो तो कहीं वहां एग्जिस्ट नहीं हो पाई। अब भी बीजेपी का जो एक बात तो तय है, जो जम्मू के अंदर जो हालात बने हुए हैं खास करके जम्मू डिवीजन के अंदर, वो ये है कि इस सरकार, पता नहीं जम्मू के लोगों ने ऐसा क्या गुनाह हो गया, क्या गलती होगी कि उसकी सजा बीजेपी जम्मू के लोगों को दे रही है। जम्मू ऐसा दोस्त है बीजेपी का जिसको बीजेपी कुछ नहीं देना चाहती और कहती है कि तू बैठ के वेट कर ले क्योंकि मैं उधर उन लोगों को मार रही हूं। तो उसके लिए जम्मू के लोग तैयार नहीं। जम्मू के लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों ने मन बना लिया है कि आप बीजेपी को जवाब दिया जाएगा और खाली का खाली है। बीजेपी बचाने के लिए बातें चलती है, पंचायत में लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और बीडीसी इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया, डीडीसी इलेक्शन वोट दिया, लोकल बॉडी में बीजेपी को वोट दिया। क्या होगा वो आपके सामने आ जाएगा। आज भी बीजेपी के अच्छे दिन नहीं रहे और इलेक्शन आने वाला है। चुनावी जुमले जो हैं वो ये भी चुनावी जुमला उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आज वो जो कह रहे हैं वो भी करेंगे या नहीं करेंगे उसकी भी गारंटी नहीं। इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है बीजेपी। लेकिन चंद्रमोहन जी, आप हमें ये बताइए कि लोगों की नाराजगी को आप उसका आंकलन कर रहे हैं। हाल ही में शिवाजी चौक में किसी एक और दुकान को तोड़ने, कोई और दुकान थी, किसी और को तोड़ दिया गया। वहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी आ गए, बीजेपी के लोग भी पहुंच गए। उससे पहले और बताऊं आपको तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हड़ताल की कॉल दी थी वो सक्सेसफुल रही, इतनी ज्यादा सक्सेसफुल रही कि बीजेपी की नींद ही उड़ गई थी। तो नाराजगी तो सामने आहिस्ता आहिस्ता आ ही रही है। कितना आप अपने आप को जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें मूंद लेता है, ऐसे बीजेपी कर रही है कि जम्मू के लोग उनके साथ हैं। जिन्होंने कॉल दी और जो उन्होंने कॉल कामयाब करी उसमें हमारे लोग थे। वो ये जरूरी हो गया था कॉल देना और लोग हमारे लोग मानते हैं कि आपके लोग महसूस करने लगे। नहीं, आपके लोग भी महसूस कर रहे हैं, आपने मान लिया। जब कोई इशू ऐसा आएगा अपना अपना फर्ज पूरा करेंगे, कैमरा बैठे हुए अपना व्यापारी का फर्ज पूरा करेंगे। और ये हमसे बाहर नहीं है, इसकी आप टेंशन मत लो, ये हमारे अंदर का मामला है। आप खामखा खुश हो रहे हैं उसमें। अंदर का मामला अंदर निपटा लेना चाहिए, बाहर आकर के बंद की काल देते और आपको भरोसा है कि वो बंद की काल सफल नहीं होगी। अब साम दाम दंड भेद भी इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी बंद सफल हो जाता है। नहीं, बंद तो हमारे लोगों ने करवाया ना।
अच्छा, बीजेपी के लोगों ने बंद करवाया। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बीजेपी के लोगों को लगता है ये होता ही है ना, ये होता ही है। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे लोग बैठे हैं वो और भी और सीना जोर भी, दोनों चीजें आप समझते हैं। और कोई स्पीकर होता तो शायद इस बात को एडमिट ना करता। नहीं, चलिए, अच्छे आदमी है, पहली बार बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है अगर मैं लेबर विंग में काम कर रहा हूँ तो मुझे लेबर का इंटरेस्ट वाच करना है, और मैं बीजेपी का आदमी हूँ, ये तो होता ही है। अपने जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट वाच करना ही होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जी। बड़े स्टेटहुड की तो लड़ाई ठीक है, आपने 35 और 370 की लड़ाई भी शुरू कर दी है। देखिए 370 आपको लगता है कि जहां आप बरगला रहे हैं पब्लिक को? जी नहीं, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ना तो कभी अपने स्टैंड से पीछे हटी है ना हटती है कभी। इससे पहले भी हमारी लड़ाई जो थी वो ऑटोनॉमी को लेकर के थी, ऑटोनॉमी भी आज भी हमारा स्टैंड वही था। लेकिन हमें, अगर आप जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन इतिहास देखें तो हमें टुकड़ों टुकड़ों में टाइम टू टाइम जो है वो काटने की कोशिश जम्मू कश्मीर को की गई, और इसका जो ओरिजिनल जो स्वरूप था, जिस स्वरूप में महाराजा ने जो इलाहा किया था जम्मू कश्मीर के साथ, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन कहते हैं, वो महाराजा को तो हीरो मानती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन महाराजा द्वारा दिए गए उस इलाके को, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की धज्जियां जिस तरीके से उड़ाई गई हैं वो सबके सामने गवाही है। उनके द्वारा दिए गए स्पेशल स्टेटस को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती, उनकी जन्मदिन की छुट्टी को भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं मानी, लेकिन ये कहती है कि महाराजा को हम नेशनल हीरो और पैट्रियट इसलिए मानते हैं कि उन्होंने इलाहा किया। इलाहा तक तो ठीक है, लेकिन जिस स्वरूप में उन्होंने जम्मू कश्मीर को सौंपा, भारत के साथ जोड़ा, उस स्वरूप का आपने क्या किया? उसको आपने छिलमिल किया। शर्मा साहब, आपको ये बात माननी पड़ेगी। आज 370 सर एक सेकंड मेरी बात पूरी होगी। आज जो हालत जम्मू कश्मीर को 370 तोड़ने के बाद जम्मू की खास करके भारतीय जनता पार्टी ने की है, जम्मू का बच्चा आज इस बात को मानने लगा कि जम्मू के साथ जितना अन्याय आपके और आपके उन 25 चुने हुए नुमाइंदों ने किया है, इतना बुरा हाल शायद पाकिस्तान ने नहीं किया। आपने कहा जब एक्सेशन हुआ, महाराजा ने जो स्टेट दी है उस स्टेट में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, तिब्बत तक एरिया था। पीओ के बोलेगा, आप कभी पीओ को वापस लाने के लिए नहीं बोलेगा। जिस दिन आप कहते हैं उनका हिस्सा है जो महाराजा ने दिया था स्टेट, वो बहुत बड़ी स्टेट है। आपके होते हुए आप तो लाएंगे, हम तो लाएंगे, लेकिन आपके मुंह से कभी नहीं निकला, आपके मुंह से कभी नहीं निकला कि पीओ को वापस लेना है। ये पार्लियामेंट का कांग्रेस के टाइम का रेजोल्यूशन है कि पीए को लेना है, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि पीए को वापस लेना है। आप तो आपके रेडियो में कहते हैं कि वो पाकिस्तान में रहे, हमारा कांग्रेस की सरकार में नरसिम्हा राव के टाइम में ऐसा हुआ तो इसको वापस मैंने कहा ना कांग्रेस के टाइम। आज कांग्रेस मुकर गई है उसे, आज कांग्रेस मुकर गई। आपने कभी बयान नहीं दिया, आपने कभी बयान नहीं दिया कि पीओ के वापस लेना है। महाराजा ने की फौजें कहाँ पहुंची है? अंदर कॉलोनियां बन रही है, अंदर गांव बसाए जा रहे हैं। आप कहते हैं हम चीन से एक्साइज चल रहे हैं। आपके नेता कहते हैं, गुलाम नबी आजाद ने स्पष्ट कहा था कि हमें 370 को जो मामला है वो कोर्ट के विचाराधीन है, उसको उधर रहना देना चाहिए, लेकिन पहले स्टेटहुड पर बात करनी चाहिए। तो क्या अब जब अमित शाह ने क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि पहले डिलिमिटेशन की रिकमेंडेशन आएंगे, उसके आधार पर इलेक्शन होंगे, उसके बाद स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। कांग्रेस ये इनका ब्लैंक है, ये सब रवैया रहेगा कांग्रेस। हमारा क्या ब्लैंक है आपका स्टेटमेंट? आपने इतनी बड़ी स्टेट, महाराजा ने इतनी बड़ी स्टेट दी, आपने थोड़ी सोच है, आपने थोड़ी ऑफिशियल है। चुनाव किसी भी तरह से किसी भी करवाए जाएं, वो स्टेट में करवाए जाएंगे या यूटी में करवाए जाएंगे, वो हमेशा कांग्रेस पार्टी चुनाव का पार्टिसिपेट करती है और आज भी करेगी, कल भी करती रहेगी। पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि हम ये प्रेफर करेंगे जो आजाद साहब ने कहा वही, क्योंकि वो कमिटमेंट भी की थी, ऑन द फ्लोर ऑफ द होस्ट कहा। फिर आल जब इनको एंगेजमेंट के लिए चाहिए था, पब्लिक को एंगेज करने के लिए, तब आल पार्टी मीटिंग बुलाई। वही लोग जिनको इन्होंने जेल में रखा था वही लोग साफ हो गए और वही प्राइम मिनिस्टर के साथ चाय पी रहे थे और मीटिंग कर रहे थे, और उनको आश्वासन दिया गया कि आपको स्टेटहुड पहले मिलेगा, फिर इलेक्शन होगा। अब बीजेपी के पास कोई लीडर नहीं है, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको इस चुनाव से दूर रखना चाहती है, बीजेपी फायदा उठाना चाहती है। कहीं नहीं कहा गया कि पहले स्टेटहुड की बाद में कहीं नहीं कहा गया, नहीं देगी उस मीटिंग में कहीं नहीं कहा गया है, मगर उस मीटिंग में कहीं नहीं क्या करेगी? अजीब काम, टाइम का अभाव है। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आपने रथ यात्रा निकालनी थी पंचायत स्तर पर, वो आपने स्थगित कर दिए, क्या आप इलेक्शन मोड में नहीं है या इलेक्शन के लिए इलेक्शन को लिंगरान करवाना चाहते हैं? आपको लगता है आपकी स्थितियां ठीक नहीं है? जो नई रिपोर्ट्स आ रही है कोरोना की, इसको देखते हुए
ऑन होल्ड रखे जाएंगे, हालात अगर ठीक होंगे तो निकलेंगे। पूरे देश में जनाब यहाँ भी तो है। यूपी में तो आप रैलियां कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आप कह रहे हैं कि करबला आ रहा है। बंटी जी, समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम में आए। चंद्रमोहन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राशिद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।